हेलो बालको, ये साइंस के लिए बहुत ही बड़ा वीडियो है। मतलब लगभग 1 घंटे का चलेगा, लगभग 1 घंटा, हो सकता है कम भी कर दूं। इसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ाऊंगा। मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट वाट वाट वेयर व्हेन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वाई, किसी भी टाइप का क्वेश्चन साइंस का होगा मैं बताऊंगा। ठीक है। एक्चुअल में मैंने ये साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वीर बैच के, सनराइज बैच के नाम से 10th वाले बच्चों के लिए अपलोड कर रखे हैं। जो बच्चा वहां जाए देखना चाहे तो देख सकता है वो लेक्चर्स को। बट ये लेक्चर ये है, जितना हो सके उतनी बार देखेगा, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। जो बच्चे रोबोटिक्स हैं, जो केवल लर्न करने के चक्कर में पड़े हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। मतलब केवल मैं वो टॉपिक में आंसर नहीं बताने वाला हूं, लेकिन क्या होता है, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछ, मैं आंसर लिख के देता था वैसे हाई स्कूल बच्चों के लिए, लेकिन अब मैं समझाऊंगा। केवल इस वीडियो में केवल समझ कर सारे लेक्चर, सारी चीज आप पढ़िएगा। आपको मजा आना आ जाए तो बताइएगा, उसके बाद आप सारे लेक्चर ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे। लेकिन इस लेक्चर को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा आप लोग। हर एक बात, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ मिक्स एकदम पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सब चैप्टर आपके कवर हो जाए। जहां से जो भी क्वेश्चन बनेगा मैं वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा और पूरा बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर जो करना हो करिएगा। मैं चले हम चालू स्टार्ट करते अपना चैनल। नाम है साइंस मंथन। सब कुछ एक से एक चीज बताऊंगा, बहुत ध्यानपूर्वक दिमाग में बिठाना। ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स को लेकर। फिजिक्स में बहुत सारे दिमाग में ख्याल रहते होंगे तुम लोग के, ये ऑप्टिक्स क्या है, कैसे रिफ्लेक्शन, कैसे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है। तो भैया रिफ्लेक्शन की बात ये कहा जाए तो, रिफ्लेक्शन की बात कहा जाए तो कोई भी मिरर हो, जब उस पर लाइट स्ट्राइक करती है, टकराती है, लाइट जिस एंगल पर, ठीक उसी एंगल पे क्या होती है, वापस चली जाती है। ठीक उसी एंगल पे क्या चली जाती है, वापस चली जाती है। ये नॉर्मल होता है, सीधा रहता है एकदम। ठीक है, नॉर्मल। यहां जो एंगल बना वो बेटा इंसिडेंट एंगल, यहां जो बना वो आर। मतलब ये रे जो है वो इंसिडेंट रे है, ये जो वापस गई वो रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है। और इसे बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है। ये तीनों लॉ के रूप में कन्वर्ट किए जाते हैं। कहते हैं क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड ये कौन सा पॉइंट होता है, रिफ्लेक्टिंग पॉइंट होता है। तो बेटा क्या होता है, तीनों एक ही जगह पर होते हैं और एंगल आई एंड एंगल आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, छोड़ रहे क्वेश्चन मत करो, मैं केवल कॉन्सेप्ट थोड़ा बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है, बस क्वेश्चन कौन सा एनालाइज कर सकता है टीचर वो ध्यान रखिए। ठीक है। अगर क्वेश्चन बनाएगा नॉर्मली कहेगा कि अगर हमारी रे 45 डिग्री सेल्सियस पर, आई मीन डिग्री सेल्सियस बता रहा हूं यार, 40 डिग्री पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है। 45 डिग्री पर, तो बताइए इसके लिए आर कितना होगा। सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या आंसर देना होगा, आंसर होगा 45। कैसे कि इंसिडेंट एंगल जितना भी होता है उतना ही एंगल क्या होता है, रिफ्रैक्टेड। तो सोचना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई। और अगला दिमाग लगाइए, मैं पूछता हूं आपको मिरर के टाइप। ये तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, मिरर, जितने भी मिरर बनते हो भाई आपके गोल ही सरफेस से बने हैं। जितने भी मिरर बने हैं वो किससे बने हैं, एक गोले को काटकर बनाए गए हैं। बनाया कि नहीं गया गए। इस गोले को बीच से काट दो, इस गोले को क्या करो, बीच से काट दो। इसके राइट साइड पेंट करो, केवल इन गोलों के क्या करो, राइट साइड में पेंट करो, इसके भी राइट साइड में पेंट करो। ठीक है। तो जिस ये वाला जो मिरर बना, ये वाला जो मिरर बना इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव। ये जो मिरर बेटा ये क्या बना, कॉन्वेक्स। एक बात दिमाग में रखना, मिरर के हमेशा राइट साइड पेंटिंग करनी है और ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखना है। सिंपल सीधी बात। ये था आपका मिरर, आपने क्या कर दिया, इसको काट दिया बीच से। इसको बीच से जब काटा तो बाहर साइड पेंट कर दिया, ये क्या बन गया, कॉनकेव। ठीक है, मान लो ये जो है ये तुम्हारा बन गया क्या, कॉनकेव मिरर। ठीक है। अब इस ये किसी गोले का भाग है, उसका क्या होगा, एक सेंटर होगा। भले गोला है, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये होती है लेंस की रेडियस। ये क्या होती है, सॉरी मिरर की क्या होती है, रेडियस। और रेडियस का आधा क्या होता है बेटा, फोकस। फोकस क्या होता है, r/2। समझे नहीं समझे। तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस पॉइंट, रेडियस ऑफ मिरर क्या होती है, पोल। ये मान लो पोल है कोई, सेंटर का बीच सेंटर पॉइंट क्या था, पोल। पोल। तो ये डिस्टेंस क्या होती है तुम्हारी, रेडियस। रेडियस का आधा क्या होता है बेटा, फोकस। अगर कोई कहता है कि मिरर की रेडियस 40 सेंटीमीटर है तो फोकस क्या होगी, उसकी आधी होगी। समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। और एक बात ध्यान रखो, इस केस में लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट होता है हमेशा। ऑब्जेक्ट कहां होता है बेटा, लेफ्ट साइड में। चाहे इस वाले में देखो, ऑब्जेक्ट कहां खड़ा होगा, यहां पर। ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड होगा,
लेफ्ट साइड होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड, पेंट हमेशा राइट साइड। इतनी बात दिमाग में रखेंगे तो कभी मिरर में कंफ्यूजन नहीं आएगा। समझे नहीं समझे? तो रुको मैं डस्टर ले लूं, अभी और समझाता हूं। इतनी बात समझाई मैंने आपको। मैंने समझाया क्या? एक ही बात समझोगे तो भाई ये गोला था, आपने कहा ये गोला है, हमने कहा इस गोले को बीच से क्या कर दो, काट दो। तुमने इस गोले को बीच से काट दिया। हमने कहा राइट साइड पेंट कर दो, तुमने क्या किया बेटा, राइट साइड इसको पेंट कर दिया। एक एक बात नोट करना, अगर इस लेक्चर तुमने अच्छे से देख लिया समझ लो बहुत भला होगा तुम्हारा। ये राइट साइड पेंट कर दिया, इसको भी कितना राइट साइड पेंट कर दो। तो नॉर्मली कहते हैं जिसके इनवर्ड पेंटिंग होती है वो कॉन्वेक्स होता है, जिसके आउटवर्ड पेंटिंग होती है उसे क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूं जिससे आपको चीजें समझाने में मुझे आसानी हो जाए। ठीक, ये हमारा मिरर मैंने बना दिया। ठीक है, अब एक बात सोचो, ये किसी न किसी गोले से मिलकर ही बना होगा, है ना? ये किसी न किसी गोले से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये क्या होती है बेटा, इसकी रेडियस होती है। क्या होती है बेटा, इसकी रेडियस। ये इसकी रेडियस होती है, ये मिरर की रेडियस होती है। रेडियस का आधा क्या होता है बेटा, फोकस। रेडियस का आधा क्या होता है बेटा, फोकस। यानी फोकस क्या होता है, रेडियस का आधा होता है। रेडियस क्या होता है, रेडियस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसकी डिस्टेंस, ये रेडियस है आपके पास। ठीक है, दूसरी बात बेटा ध्यान दो कि इसके लेफ्ट साइड है, क्या बेटा, ये इसके लेफ्ट साइड। तो मान लिया कॉनकेव है तो इसका फोकस किसमें होगा बेटा, माइनस में। इसकी रेडियस किसमें होगी बेटा, माइनस में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या होगी बेटा, माइनस में। ठीक है, इतनी बात क्लियर रहनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अब बात आती है इस वाले की। इस वाले की बात करें अगर हम, मान लो इसको इधर लाए हम, ठीक है, अरे उल्टा कर दे, चल कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या रहा बेटा, यहां हम इसके लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे। लेकिन बेटा अगर गोला पूरा करोगे आप, क्या करोगे, इस गोले को पूरा करोगे तो इसकी रेडियस कहां आएगी बेटा, यहां पर। ये इसकी क्या होगा बेटा, रेडियस। और ये क्या होगा बेटा, इसकी रेडियस का आधा क्या होगा बेटा, फोकस। यानी एफ बाय क्या होगा बेटा, एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर आर बाय 2। अब देखो बेटा यहां पर रेडियस क्या है बेटा, प्लस है, राइट साइड है। यहां रेडियस कितनी साइड, लेफ्ट साइड। यहां इधर लेफ्ट साइड रखा है, यहां बेटा क्या है, राइट साइड में रखा है। इसलिए एफ क्या होगा बेटा यहां पर, पॉजिटिव। आर क्या होगा बेटा यहां पर, पॉजिटिव। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया मैंने। समझे नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल। रेडियस क्या है, राइट साइड है ना, इस बार रेडियस इधर है, रेडियस इधर नहीं है। यहां पर देखोगे तो रेडियस क्या है, अंदर की ओर है। यहां रेडियस अंदर की ओर है। यहां रेडियस क्या है बेटा, यहां पर लेफ्ट की ओर रेडियस है, यहां राइट की ओर रेडियस है। राइट की ओर रेडियस है इसलिए प्लस, एफ भी प्लस। कॉन्वेक्स इसमें क्या होता है, सब कुछ प्लस होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब बात आती है प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, ये भाई कॉनकेव, ये भाई कॉन्वेक्स। इतनी बात क्लियर हो गई निकले, कौन प्लस है, कौन सा माइनस है, कौन हाफ है, कौन जीता है, सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब बेटा एक बात बताओ, प्लेन मिरर बहुत बड़ी कथा होती है, लोग कहते हैं प्लेन में समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो प्लेन मिरर भी एक गोले ही हिस्से का भाग है। अगर मैं तुमसे कहूं अर्थ कैसी दिख रही है तुमको, मान लो मैं तुमसे कहता हूं भैया जाओ अर्थ देखो, तुम जितनी दूर देखोगे तुम्हें अर्थ कैसी दिखाई दे, सीधी। मतलब मामला है जो प्लेन मिरर वो बहुत बड़े गोले का भाग है। मान लो ये इतना बड़ा गोला है तुम्हारा, बहुत बड़ा गोला है, क्या है, बहुत बड़ा गोला है। और मैं कहूं ये पूरा गोला, मान लो पूरा गोला मिटा दो, तुम्हें क्या कर दूं मैं, गोला पूरा मिटा दूं। पूरा गोला अगर मैं मिटा दूं, इतना कर दूं मैं ऐसे, तो आप जरा बताओ तुम कहां से बता सकते हो कि ये वाली लाइन तुम्हारी किसी गोले का पार्ट है, ये वाली किसी गोले का पार्ट है। तुम्हें कैसे पता, बल्कि ये तुम्हें पता है कि ये पहले क्या था, किसी गोले का ही भाग था। लेकिन पूरा गोला मिट जाएगा तो क्या दिखाई देगा तुम्हें, ये इस लाइन को देखकर तुम नहीं बता सकते कि ये किसका पार्ट है। जैसे अर्थ पूरी गोल है लेकिन हमें हमेशा स्ट्रेट दिखाई देती है, हम कहां तक देखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत बड़ी रेडियस होती है, इसे कहते हैं प्लेन मिरर की, प्लेन मिरर की रेडियस क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, अनंत होती है। प्लेन मिरर का क्या कहते हैं, फोकस। फोकस क्या होगा बेटा,
प्लेन मिरर का फोकस क्या होता है, प्लेन मिरर का फोकस क्या हो जाएगा भाई, अगर रेडियस बहुत बड़ी है भाई, फोकस हमें पता नहीं है भाई, एफ बराबर क्या होता है r/2 है ना, फोकस निकालना है हमें। अब बालक r तो इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट तो दोस्तों क्या भाग दोगे, जीरो ही आ जाएगा, कोई डाउट ही नहीं इसमें। अगर देखा जाए तो इसकी फोकस और इसकी रेडियस दोनों आपको समझ में आ चुकी है। मामला ये है कि ये जो प्लेन मिरर होता है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एन स्फेरिकल मिरर, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखाया जाता है। लेकिन ये जो मिरर है वो किसी न किसी गोले का ही पार्ट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसकी रेडियस अगर पूछा जाए, प्लेन मिरर की रेडियस क्या होती है, तो इन्फिनाइट होती है। क्या होती है, इन्फिनाइट। और आई थिंक इन्फिनाइट को 2 से भाग करोगे तो शून्य ही आएगा। अनंत है, कितना अनंत होता है मुझे भी नहीं पता, अनंत बहुत होता है। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया हो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया प्लेन मिरर की सारी कहानी। केवल क्वेश्चन समझ, ये सारी बातें समझने के लिए आपके लिए हैं, ठीक। अब देखो, मान लो तुमसे ये पूछा जाता है कि यूजेस, क्या पूछा जाए बेटा, यूजेस क्या है, यूजेस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के। पहली बात, कॉनकेव मिरर को बेटा हम कहां यूज करते हैं, सोलर कुकर में। किसमें बेटा, सोलर कुकर में, क्योंकि कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग। लेंस की बात अलग करेंगे, पहले भी समझो। कन्वर्जिंग ये क्या मतलब मैं बता रहा हूं, एक तरीके समझो, जैसे एक कॉनकेव मिरर है तुम्हारा, ये कटोरी जैसा, ठीक। इससे जो भी लाइट टकराएगी वो कहां आएगी, इससे जो भी लाइट टकराएगी क्या होगी बेटा, सब वापस एक फिक्स कटोरी में आएंगे, यहां पर मान लो सब आ जाएंगे, सिंपल। भाई इससे जो भी टकरा रहा है, इससे जो भी टकरा रहा है वो सब एक जगह पर आ रहा है। कहां आ रहा है बेटा, एक जगह पर आ रहा है। समझे कि नहीं समझे आप, नहीं समझ में आ रहा है। एक्चुअल में इससे टकराएगा वापस, इससे टकराएगा वापस, इससे टकराएगा वापस, जहां भी टकराएगा सब एक जगह पर वापस आता है, समझे। तो सोलर कुकर जब हम बनाते हैं तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, उसमें बहुत सारी लाइट पड़ती है आकर, उस सब लाइट को चावल पकाने में, सोलर कुकर को गर्म करने में लगा देता है। उसी जगह तुमने क्या लगा दिया होता, मान उसी तुमने लगा दिया होता, कौन सा मिरर, हाँ राइट साइड पिन करना है, ये ध्यान रखिए, तुमने लगा दिया था क्या, ये कॉन्वेक्स मिरर। अब ये क्या होता है, लाइट ऐसे टकराई ऐसे भाग गई, लाइट ऐसे टकराई ऐसे भाग गई, ऐसे टकराई ऐसे भाग गई, ऐसे टकराई वैसे भाग गई। तो क्या होता है, वो लाइट को भगा देगा तो कुकर में कैसे गर्म करेगा, कुकर को गर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक जैसी लाइट आनी चाहिए, परमानेंट, ठीक है। तो कॉनकेव कटोरिया जैसा जितना भी टकराएगा एक फिक्स जगह पर आएगा, लेकिन इसमें धड़ाधड़ भाग जाएगा सब कुछ। तो ये हो जाता है डाइवर्जिंग, ये डाइवर्जिंग मिरर है। कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर, ये डाइवर्जिंग मिरर है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। अब देखो जैसे टॉर्च यूज करते हो, क्या यूज करते हो, टॉर्च, टॉर्च। अब मान लो टॉर्च यूज करते हो, ये जो तुम्हारा टॉर्च है, ये टॉर्च है, यहां पर ये मिरर लगा है, इसके अंदर बल्ब लगा है ऐसे। तो जो शीशा लगा है टॉर्च के आगे वो तो केवल प्रोटेक्शन के लिए लगा है, उसमें कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि तुमको मैं कैसे दिखाऊं, जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी में शीशा केवल प्रोटेक्शन के लिए लगा है। इसके अंदर जो कटोरी लगी है, इसके अंदर जो कटोरी लगी है, इसके अंदर जो कटोरी लगी है, एक्चुअल में वो कॉनकेव है। ये जो कटोरी लगी है ना, ये कैसी बेटा, कॉनकेव नेचर की है। क्या बेटा, कॉनकेव नेचर की है, कॉनकेव नेचर की है। तो ये क्या करती है, सभी लाइट को क्या करती है, एक सोर्स पे लाने की कोशिश करती है। क्या करती है बेटा, क्योंकि आपको पता है लाइट अगर कॉनकेव से टकराएगी, कॉनकेव मिरर से टकराएगी, कॉनकेव मिरर से टकराएगी तो एक जगह जाएगी, कटोरिया से टकराएगी तो सिर्फ पता आएगी, चिक चिक। समझे कि नहीं समझे। तो इसीलिए टॉर्च में भी क्या यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। किया जाता है नहीं किया जाता है, किया जाता नहीं किया जाता है। तो ये बात हो गई। डॉक्टर जो क्या करते हैं वो दांत, डेंटिस्ट जो है वो भी क्या करते हैं, अपने टॉर्च में यही यूज करते हैं। दांत कान एकदम छोटी छोटी चीज को देख लेना होता है, इसकी वजह से देखते हैं। समझ गए नहीं समझ गए। लेकिन इसको कहां यूज करते होंगे फिर, इस वाले को कहां यूज करते होंगे, जितनी भी स्ट्रीट लाइटें होती हैं, स्ट्रीट लाइटें, सड़कों पर जलती हुई लाइटें, आपने अक्सर देखा होगा उनको लाइट को फैलती हुई दिखाई देती हैं। बड़ा मतलब कि जैसे कि ये रोड है तुम्हारी, ये रोड है तुम्हारी और यहाँ लाइट लगी है, ये लाइट लगी है ऐसे,
इससे जो लाइट निकल रही होती है बेटा वो क्या होती है, पूरे में फैल रही होती है। ध्यान देना कभी भी स्ट्रीट लाइट पे, दूसरे को दिखता है ना क्यों होता है बेटा, यहां पर उनका क्या लगा हुआ है, वहां पर उनका क्या लगा हुआ है, अब वहां पर इनका लगा है कॉन्वेक्स मिरर। अब ये बल्ब लगा है, क्या लगा बेटा, ये बल्ब। तो ये जब जलता है तो ये लाइट इससे टकराई तो वापस चली गई, इससे टकराई। तो स्ट्रीट लाइट क्या होती है बेटा, स्ट्रीट लाइट क्या कर देती है, बहुत बड़ा एरिया में फैल जाती है। तो स्ट्रीट लाइट में क्या करते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे किसमें, स्ट्रीट लाइट में। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो आपको ये समझ में आया होगा कि सोलर कुकर में आखिर क्यों कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, टॉर्च में आखिर क्यों कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में आखिर क्यों कॉन्वेक्स। तो मैंने क्या कहा बेटा, ये सब रीजनिंग क्वेश्चन बनेंगे। व्हाई दी कॉन्केव मिरर यूज्ड इन सोलर कुकर, व्हाई दी कॉन्केव मिरर यूज्ड इन टॉर्च, व्हाई दी कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। ये बात आपकी लेंस मिरर से रिलेटेड थी। लेंसेज के केस में भी तुमको मैं बता रहा हूं बेटा। हेलो, तो बालक ये था, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, चलो। तो बालक ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सोलर पर मजा आया कि नहीं, समझ में आया। समझ में आया तो बेटा इतनी लाइन पे कमेंट जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, बता देना मुझे कि हाँ सर ये समझ में आया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, वैसे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस का नेचर भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझ रहे हो बस, बहुत जरूरी है आपके लिए मिरर वाला केस। तो मिरर को समझ में आ गया हो तो जरूर बताना मुझे। वीडियो छोड़ के मजा ना, एक एक चीज बताऊंगा तुम्हें, छोड़ूंगा कुछ नहीं। अब बात हम जाते कहते हैं भाई मिरर की इमेज बनने के लिए, जैसे कि हम क्या कहते हैं मिरर की इमेज, जैसे कॉन्केव मिरर में क्या बनना है, इमेज का बनना है। ये 6 पोजीशन सबको याद रहती है, ये 6 पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रखा हुआ है, बस सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है बेटा, फोकस है। ठीक है, फोकस है। तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर है, इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। इफ इन कॉन्वेक्स, कौन सा, कॉन्केव मिरर, कौन सा बेटा, कॉन्केव मिरर है ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखा गया है तो इमेज इन्फिनाइट पे, आई मीन ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी। फिर ऑब्जेक्ट उठाकर यहां से ए नंबर मानो, इसे क्या मानो, बी नंबर मानो, बी नंबर। तो ये उठा के कहां लाए हम, यहां पर लाए। अगर यहां रखेंगे तो बेटा इमेज कहां बनेगी, यहां पर बनेगी, बिटवीन द सी एंड एफ। इफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सी देन इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट उठा कहां रख दिया बेटा, सी पर रख दिए, कहां रख दिया बेटा, सी पर रख दिए, तो इमेज भी कहां बनेगी बेटा, सी पर ही बनेगी, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट उठाकर तो हमने कहां रख दिया बेटा, बिटवीन सी एंड एफ रख दिया, तो बेटा अब ये वाला सेक्टर कहां बन जाएगा, यहां इमेज बन जाएगी बिहाइंड द सी। और ऑब्जेक्ट उठाकर तुमने कहां रख दिया बेटा, फोकस पर रख दिया, इमेज कहां बन जाएगी बेटा, इनफिनाइट पे बन जाएगी। और ऑब्जेक्ट उठाकर तुमने कहां रख दिया, बिटवीन पोल एंड फोकस रख दिया, तो इमेज कहां बनेगी बेटा, यहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो कॉन्केव मिरर में इस प्रकार कुछ इमेजेस बनती हैं, ये तुम्हें रटाना नहीं चाहिए, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फास्ट ट्रैक रिवीजन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कौन कहां रख रहा है ये तुम्हें पता होना चाहिए। रिवीजन है बस, जो बच्चे नहीं जानते उनका रिवीजन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो थोड़ी सी बात करेंगे लेंस से रिलेटेड। लेंस, लेंस मान लो तुम्हारा लेंस है, दो लेंस होते हैं, एक मोटा और एक बहुत ही पतला। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है, कॉन्केव। देख रहे बेटा, दिख रहा है सब कुछ। तो ये क्या तुम्हारा बेटा कौन सा है, कॉन्वेक्स। ये तुम्हारा कौन सा बेटा, कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या करता है, अरे सॉरी यहां क्या बोल दिया, ये क्या करता है, जितनी भी लाइट आती है उनको क्या करता है, सबको कन्वर्ज कर देता है, छोटा कर देता है, कन्वर्जिंग वर्क कर रहा है बेटा। ये क्या करता है बेटा, कॉनकेव डाइवर्जिंग का काम करता है। अब क्या होती है, ये लाइटें पता नहीं कहां चली जाए, तो इसीलिए बेटा इसका फोकस क्या होता है, ये होता है। सब उनमें फोकस, देखो बेटा ये बात ध्यान रखो, जैसे कि ये कॉन्वेक्स है, ये कैसा बेटा है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है। कहते हैं इसका फोकस पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वो राइट साइड में है। सिंपल याद रखो, कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव क्योंकि राइट साइड में है। लेकिन दादाजी इनका देखोगे अगर तुम, इनकी लाइट उधर चली गई, इधर चली गई, अब इनका फोकस हमें पीछे लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, यहां पर। तो ये बाएं साइड आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया, इसलिए कॉन्केव का फोकस क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा बेटा,
नेगेटिव होगा। कॉनकेव लेंस में फोकस नेगेटिव है क्योंकि उसका फोकस पीछे है, क्योंकि इमेज हम वहां क्या देखे, इतना फैली क्या उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका फोकस नेगेटिव होता है, इसका फोकस पॉजिटिव होता है, ये कन्वर्जिंग होता है। बेटा एक बात ध्यान रखें, इसकी जो पावर होती है वो बहुत कम होती है। भाई ये क्या होता है, तुरंत ही क्या कहते हो, बहुत कम डिस्टेंस पे क्या होता है इमेज को, नहीं इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि लेंस की अपनी पावर होती है, पी बराबर क्या होता है बेटा 1/f। अगर ये मीटर सेंटीमीटर में है तो ये 100 हो जाएगा पावर, और अगर ये 1 में है तो f क्या हो जाएगा बेटा मीटर में हो जाएगा। ठीक है, समझे नहीं समझे? तो ये क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट को जूम कर देता है। कॉन्वेक्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट को जूम कर देता है। लेकिन ये क्या होता है, बहुत दूर की ऑब्जेक्ट दिखाता है, बहुत दूर की ऑब्जेक्ट तो दिखाएगा लेकिन उसका आकार प्रकार नहीं बदलेगा। ये हमें बहुत दूर की इमेजें दिखा देगा। भाई हमें दूर की ऑब्जेक्ट को देखना है साफ एकदम, तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव यूज करेंगे ना। अगर हम चाहते हैं कि हमें दूर का एकदम साफ दिखे, भले छोटा दिखे लेकिन दूर का दिखना चाहिए। हम लोग की आंखें होती दूसरे को देखने के लिए परेशान रहती है ना, तो हम ऐसे आंखें गड़ा गड़ा के देखते हैं, दिख रहा है कुछ, तो आंखों में कौन सा लेंस लगाएंगे हम, कॉनकेव लगाएंगे। समझे? पास के एकदम क्लीन देखना है, कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस। एकदम फील करके पढ़िए कि तुम्हें समझ में आ जाए एक्चुअल में कर क्या रहे हैं हम। ये बात तुम्हें समझ में आ रहा है, ये बात भी तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, ये बातें दोनों दिमाग में बिठा के रखो। पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है बेटा, डायोप्टर होता है। ठीक है, ये बात मैं लेंस से रिलेटेड मैंने तुमको बता दी। बाकी लेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, अगर किसी को डाउट रहना नहीं चाहिए। अच्छा, v के बाद क्या आता है, STUV, VU। अच्छा, v पे ज्यादा आता है ना, v ज्यादा नंबर पे आता है, तो u कम नंबर पे आता है, u ज्यादा नंबर पे आता है, v कम नंबर पे आता है। इसका मतलब v ज्यादा नंबर पे आता है, ज्यादा से कम ही घटाना होगा। चलो ध्यान रखो, v माइनस u, ये लेंस की कहानी है। चलो थोड़ी केमिस्ट्री दौड़ भाग करते हैं। सब चैप्टर पढ़ाऊंगा थोड़ा सबका मिला मिला के पढ़ाऊंगा, मिलावटी रहेगा एकदम सब कुछ। चलो कार्बन वाला चैप्टर तुम लोग बड़ा इंटरेस्ट रखता है ना, सबसे पहले कार्बन से बताना चालू करता हूं। कार्बन पहला कैसा है, ब्लैक है, कार्बन इज ब्लैक इन नेचर। दूसरा, कार्बन की सैचुरेटेड स्टेट में ज्योमेट्री कैसी होती है, सैचुरेटेड कार्बन की ज्योमेट्री होती है टेट्राहाइड्रल। कैसी होती है, टेट्राहाइड्रल होती है। उसके बाद बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अच्छा, कार्बन के 3 रूप आपको ध्यान रखना है। पहले एक तो एल्केन, एक तो एल्कीन, दूसरा बेटा एल्काइन होता है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, सॉरी CnH2n, ये होता है CnH2n-2। ये एल्केन का फॉर्मूला, ये एल्कीन का फॉर्मूला, ये एल्काइन का फॉर्मूला है। एल्केन में चाहे जितने कार्बन हो, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड एक ही लगेगा केवल। एल्कीन कुछ भी हो लेकिन कहीं ना कहीं कार्बन के बीच में क्या आएंगे, डबल बॉन्ड आएंगे। और इनमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, पहली बात। और जितने बेटा एल्केन है, क्या बेटा एल्केन है, इनके सम जान लो। इसको बिठा दूं मैं, जो लिख रहा हूं फटाफट नोट कर लो, कार्बन के से रिलेटेड जितनी बात बता रहा हूं मैं, स्पीड में पढ़ा रहे कटा कर तुम्हारा कवर हो जाए। एल्केन, पहली बात, इन्हें क्या कहते हैं बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं बेटा। दूसरी, इनका एल्केन मैंने फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 बताया मैंने, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए तुम्हें। बेटा ये केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कौन सी देते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। 2 मिनट बेटा इंक ऐड कर लो, 2 मिनट जो तुम लोग, जस्ट 2 मिनट वेट करो, मैं इंक डाल दूं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। उसके बाद एल्केन में कार्बन किस फॉर्म में, ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, एल्केन फॉर्म में कार्बन की ज्योमेट्री होती है टेट्राहाइड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 और 28 मिनट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें से, कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। सब कुछ क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ये तुम्हारी बात एल्केन के सब हो गया बेटा। इन्हें क्या कह सकते हैं, एल्केन को कॉमनली क्या कहते हैं, एल्केन को कॉमनली हम कहते हैं बेटा पैराफिन्स। क्या कहते हैं बेटा, पैराफिन्स कहते हैं। ये मत सोचो आके कोर्स के बाहर बता रहा हूं मैं, पैराफिन्स कहते हैं, ठीक है, पैराफिन्स कहते हैं। उसके बाद तुम्हारा बेटा एल्कीन के समझा लो थोड़ी सी बातें। एल्कीन 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 एल्कीन
एल्कीन क्या होता है बेटा, इनको कहते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेटा। दूसरी बात बेटा फॉर्मूला क्या होता है इनका, एल्कीन का CnH2n होता है। तीसरी बात है सब्स्टिट्यूशन, ये एडिशन रिएक्शन देंगे बेटा, कौन सी देंगे, एडिशन रिएक्शन देंगे। उसके बाद पैराफिन से इन्हें ओलेफिन्स कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, ओलेफिन्स, OLEFINS, ओलेफिन्स कहते हैं। ठीक है, ओलेफिन्स कहते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं, CnH2n का फॉर्मूला होता है, अनसैचुरेटेड होते हैं। इतनी बात में याद रखना। उसी तरह एल्काइन रिएक्शन देखो बेटा, इनकी ज्योमेट्री कितनी बेटा, 120 डिग्री एंगल रहेगा इनका, हाँ, और ज्योमेट्री ट्राइगोनल रहेगी, ट्राइगोनल। ठीक है, ऐसे कुछ। चलो एल्काइन के केस में बात करें, एल्काइन के बेटा कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड होंगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। एडिशन रिएक्शन देगा, कैसे रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन देगा, कैसे रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन देगा। उसके बाद लीनियर ज्योमेट्री होगी, कैसे बेटा, लीनियर नेचर का होगा, बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 108। बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, जैसे कि लीनियर नेचर में बता दिया 180 डिग्री एंगल, ये केवल केस में बता रहा हूं मैं, किसका, C2H2 का। ये केस किसका रहेगा बेटा, C2H4 का, एथिलीन का, एसिटिलीन का। ठीक है, ये तुम्हारे पास एथेन का। तो ये सैचुरेटेड कैल्सी रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन देगा, लीनियर होगा, ये होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बेटा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड रिएक्टिव होता है। उसके बाद आता सिंगल बॉन्ड का। ये रिएक्टिविटी सीरीज का दिमाग में रखो कि ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा रिएक्शन होता है, फिर डबल बॉन्ड में रिएक्शन होता है, फिर एक बॉन्ड में रिएक्शन होता है। इतनी बात क्लियर नहीं क्लियर, ये बात दिमाग में रखेंगे। पूछा जाए एसिडिक कौन होता है, तो एसिटिलीन ज्यादा एसिडिक होता है, एसिटिलीन ज्यादा एसिडिक होता है, फिर कम एसिडिक सबसे लेस एसिडिक होता है। ये एल्केन एल्कीन एल्काइन के साथ तुमको बता दिया मैंने, तुम्हें आना चाहिए। अब समझेंगे फंक्शनल ग्रुप की रियलिटी। अपना स्लोमो लगा के आराम से देखो, मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं। तुम्हें क्या बताने वाला था मैं, हाँ, फंक्शनल ग्रुप समझो। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो बेटा सबसे पहले CHO याद कर लो, CO याद कर लो। OH तो हर बच्चे को याद ही रहता है, और ईथर भी बच्चे को याद रहता है। देखो बेटा, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं बेटा कीटोन, अपने मन से पूरा लिख लो, कीटोन। इसको बोलते हैं अल्कोहल, क्या बोलते हैं, अल्कोहल। इसको बोलते हैं ईथर, क्या बोलते हैं बेटा, ईथर। अगर एल्डिहाइड को ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, ठीक है। कीटोन को ओपन करोगे बेटा कुछ ये ऐसे दिखेगा। ये खाली जगह मतलब है कहीं ना कहीं कार्बन ही लगेगा, H नहीं लगेगा। तो एल्डिहाइड CHO होता है, ये CO होता है। और एस्टर का याद देखो बेटा, एस्टर, एस्टर, इसे ईस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एस्टर बोलते हैं, एस्टर। ठीक है, और इससे क्या बोलते हैं फिर, तो इसे कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, COH, क्या बोलते हैं बेटा, COH कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। CONH2 को क्या बोलते हैं बेटा, अमाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, अमाइड बोलते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप तुम्हें ध्यान रखना है। NH2 को अमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NH2 को अमीन बोलते हैं, अमीन बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। इससे नाइट्राइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। CN को नाइट्राइल बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है, तुम्हें पता होने चाहिए सबके नाम। ये तुम्हें फंक्शनल ग्रुप का मैंने आभास करा दिया। ये फंक्शनल ग्रुप पेपर में पूछा जाता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कौन किसका फंक्शनल ग्रुप है, समझे। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा टीचर, ये बात भी दिमाग में रखना है तुमको, ठीक है। अभी कार्बन से और सारी बातें बताऊंगा, लेकिन अब थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर पर जाते, थोड़ा सा बायोलॉजी को पढ़ा देते हैं तुम्हें। बायोलॉजी में सबसे चैप्टर पर हमारा पहला कौन सा चैप्टर, हमारा पहला कौन सा, न्यूट्रिशन है। कौन सा बेटा, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, छोड़ना मत कुछ भी। न्यूट्रिशन में सबसे पहली बात होती है, न्यूट्रिएंट होते क्या है, दैट वी इनटेक फॉर द यूटिलाइजेशन, नहीं, दैट वी इनटेक फॉर मेंटेनिंग आवर बॉडी आर नोन एज न्यूट्रिएंट। मतलब ऐसे कंपोनेंट जो हम इनटेक करते हैं फॉर मेंटेनिंग आवर बॉडी आर नोन एज न्यूट्रिएंट। जिसमें क्या होता है बेटा, पहले बात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये फैट, ये जो हमें मिलता है सब न्यूट्रिएंट के रूप में हमारे खाने में होता है, ठीक है। विटामिन डी हम अपनी बॉडी में सिंथेसिस कर पाते हैं, बाकी हमारी विटामिन जो होते हैं सारे बाहर से मिलते हैं। ये बात है, आउटर सोर्स होता है। विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, कैसे सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। और बेटा एक तुम्हारा कौन सा होता है, फैट सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल होता है। उसके बाद होता है वाटर सॉल्युबल, कौन सा बेटा, वाटर सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल की अगर बात करें, फैट सॉल्युबल की अगर बात करें, फैट सॉल्युबल की बात करें तो बेटा ADK, या कह सकते हो कीड़ा, ऐसे याद कर सकते हो, कीड़ा। ये कीड़ा जो होता है ना पानी फैट में घुल जाता है। वाटर सॉल्युबल कौन सा, विटामिन बी एंड सी, ये तुम्हें दिमाग में रखना है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। आयल में घुल जाएंगे, घट साले तेल में, फैट है। तो ये क्या है बेटा, इसका नाम रेटिनॉल है, इसका नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल है। कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में। विटामिन ए, रिप्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है और एनिमल की।
विटामिन ई की कमी से। विटामिन के, नैप्थोक्विनोन, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड फ्लो चालू हो जाता है तो फ्लो ही रहेगा, इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड ये के इंपॉर्टेंट है। रेटिनॉल से बताइएगा आप लोग क्या बीमारी होती है, बताइएगा कैसे रात में प्रॉब्लम आती है। चलो कोई बात नहीं। विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट आती है, बी कॉम्प्लेक्स क्या आती है, टेबलेट, B1 B2 B3 B4 बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है बेटा, बॉडी बिल्डिंग फूड मटेरियल होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड मटेरियल होते हैं। जो जिम करने जाते हैं हमारी तरह सिक्स पैक बनाते हैं, तो उस तरह की सिचुएशन क्या होती है, बॉडी बिल्डिंग होती है। बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन इंटेक किए जाते हैं। प्रोटीन होते क्या बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के क्या होते हैं, बढ़िया सा मिक्सचर होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किसका, इन सभी का। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, प्रोटीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, प्रोटीन्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बॉडी का एनर्जी फ्यूल होता है बेटा। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, जस्ट एनर्जी फ्यूल ऑफ बॉडी, एनर्जी फ्यूल ऑफ बॉडी। बॉडी को जितनी एनर्जी काम करने के लिए मिलती है वो कहां से मिलती है, एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज, डाइसेकेराइड जैसे सुक्रोज, चीनी जो पीते हो खाते हो तुम, वो क्या है, सुक्रोज, वो डाइसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। सेलुलोज स्ट्रक्चरल है, कैसा है, स्ट्रक्चरल। पौधों का स्ट्रक्चर किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ग्लाइकोजन, हमारी बॉडी में खाना खाते हैं कुछ एनर्जी के रूप में क्या रहता है, स्टोर रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। उसके बाद स्टार्च, प्लांट का स्टोरेज फूड मटेरियल होता है स्टार्च। प्लांट का स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है बेटा, स्टार्च होता है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। तो ये तुम्हें दिमाग में रखना है। अब बात आती है फैट। तो फैट होती है बेटा, एक ट्रांस फैट होती है जो हमारे बहुत ज्यादा बैड होती है, और एक नॉर्मल फैट होती है, गुड फैट होती है। अलग अलग तरह की फैट होती है। ठीक है, तो कहते हैं ना गुड फैट बैड फैट, वो अभी डिटेल में नहीं जाना तुम्हें। उसके बाद न्यूट्रन से रिलेटेड आपके बाद में आना चाहिए आर्टरीज एंड वेन्स में डिफरेंस। ये तो बच्चों वाला याद कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्योर ब्लड कैरी करती तो आर्टरीज है, इनप्योर ब्लड कैरी करती तो वेन्स है। प्योर ब्लड कैरी करेंगे तो आर्टरीज है, इनप्योर ब्लड कैरी करेंगे तो वेन्स है। हार्ट से बॉडी में ब्लड ले जाएंगे तो वो करेंगे आर्टरीज है, और बॉडी से हार्ट में ब्लड आई मीन लाएंगे तो क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे। ठीक है, तो ये वेन्स का काम आप अच्छे से रीड कर लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। वेन्स, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या, ब्लड रेड कलर का होता है, वो कलरलेस होती है लिम्फ। ब्लड में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, लिम्फ में कम होता है। ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता है, लिम्फ में कम होता है। और ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, लिम्फ में हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। ठीक है, ये बात लिम्फ और ब्लड में डिफरेंसेस आ गए। उसके बाद ये पूछा जा सकता है ब्लड रेड क्यों होता है। ब्लड रेड होता है हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण। बॉडी में जब हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर लेता तो बनता है बेटा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अब बात आती है कि कहते हैं बंद कमरे में कभी अंगीठी नहीं जलाना चाहिए, जो आग तापने के लिए बूढ़े लोग जला लेते हैं, क्योंकि उससे इनकम्प्लीट कंबशन से क्या निकलता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो जहरीली होती है, और ये साइलेंट किलर के नाम से भी जानी जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन इसके मिलेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है और अचानक आदमी की डेथ हो जाती है। इसे कहते हैं साइलेंट किलर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। इनके बड़े भाई का नाम है कार्बन दोनों ऑक्साइड, CO2। तो CO2 हमारी बॉडी में एक मायोग्लोबिन नाम की भी चीज है। कौन सी चीज है बेटा, मायोग्लोबिन। कौन सी, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या करता है बेटा, अपनी मसल्स में रखते हैं। मायोग्लोबिन मसल्स में होता है, ब्लड को रोके रखता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है, ये कैरी करता है। हीमोग्लोबिन स्टोर को, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये स्टोर करता है। मायोग्लोबिन ब्लड को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, टिश्यूज में होता है मसल्स में मायोग्लोबिन। ठीक है, और आगे बताते हैं तुमको बेटा, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं बेटा, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। आपका दिल ऐसे होता है, देखो, एक मम्मी के लिए, एक पापा के लिए, एक दोस्तों के लिए, और एक तुमको पता किसके लिए। ठीक है, ये 4 चैम्बर हार्ट के होते हैं। तो बॉडी है ये मान ली किसी का तोंदले का बॉडी यहाँ से निकला, तो ब्लड जाएगा सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ये तुम्हारा कौन सा गया, इसका नाम होता है लेफ्ट एट्रियम। इसका नाम होता है बेटा, नहीं इसका मान लो इधर राइट, इसे मान लो बेटा राइट एट्रियम। क्या मानो, राइट एट्रियम। इसे मानो बेटा राइट वेंट्रिकल। इसे मानो लेफ्ट एट्रियम। इसे मानो बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। करेक्ट है ना सब कुछ। सबसे बॉडी से ब्लड कहां जा रहा है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से कहां जाता है, सिंपल तरीके से जाएगा तुम्हारा राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम से कहां जाएगा बालक, राइट एट्रियम से जाएगा तुम्हारा डबल वॉल के जैसे, बैक स्पीड वाइटल के जैसे कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जाएगा बेटा आपका लंग्स में। कहां जाएगा बेटा, लंग्स में। ये कौन ले गया बेटा, इसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, इसीलिए कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी इनप्योर ब्लड कैरी करती है। कैसा इनप्योर, जब ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां ले जाती है, लंग्स में। लंग्स में ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। उसके बाद फिर से कहां आता है बेटा, यहां पर आता है राइट लेफ्ट आर्किल में। एट्रियम भी कहते हो, आर्किल भी कहते हो। ये कौन लाया बेटा, पल्मोनरी वेन्स, इसीलिए कहते हैं पल्मोनरी वेन्स प्योर ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी वेन से कहां है बेटा,
आपका लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहां ब्लड जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल की वजह से, ये तुम्हारे कहा लेफ्ट वेंट्रिकल में, कहां जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद क्या होता है तुम्हारा ओटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ये मैंने बहुत कम समय में क्या समझा दिया, पूरा ब्लड सर्कुलेशन समझा दिया। इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ब्लड सर्कुलेशन तुम्हें समझ में आ गया, एक बार रिकॉल कर लो अच्छे से, ये ब्लड सर्कुलेशन पेपर पूछा जाता है आपसे, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना है तुमको। अब हमें एक बात बताओ बेटा, आपने सुना होगा रेस्पिरेशन, आई मीन रेस्पिरेशन नाम सुना है नहीं सुना, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। एक बेटा होता है ऑक्सीजनेटेड, क्या होता है ऑक्सीजनेटेड, एक होता है डीऑक्सीजनेशन, आई मीन ऑक्सी और डीऑक्स, वो होता है ना, एक प्रेजेंस में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एक क्या होता है, अरे यार एरोबिक बोल सकते हो, एरोबिक, मैं हिंदी में बता रहा था, एनोरोबिक, एनएरोबिक, मेरे मुंह से हिंदी निकल रहा था, इंग्लिश में लिख दिया। एरोबिक रिस्पिरेशन, ऐसा रिस्पिरेशन जो बॉडी में हो और ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी रिस्पिरेशन होगा उसका नाम होगा एरोबिक रिस्पिरेशन, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो भी होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो भी होगा उसे क्या कहेंगे बेटा, एनारोबिक रिस्पिरेशन। पहली बात, एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, एब्सेंस में होता है एनारोबिक, ठीक है। एरोबिक में एनर्जी ज्यादा मात्रा में निकलती है, रिस्पिरेशन होता है 673 कैलोरी किलो कैलोरी, 673 कैलोरी, इसमें होता है 21-22 कैलोरी जो निकलती हो, तो ये क्या होता है बेटा, एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, इनकम्प्लीट होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसमें क्या बनता है, एथेनॉल, कभी कभी लैक्टिक एसिड बन सकता है, और क्या बन जाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ध्यान रखें, इसमें कंप्लीट वाले में क्या होता है, CO2 एंड वाटर बनता है, ठीक है। एक बात आती है बेटा फोटोसिंथेसिस, क्या होता है बेटा फोटोसिंथेसिस, जो बातें बता रहा हूं तुम्हें मजा आ जाएगा, पूरा लेक्चर देख के बता दे रहा हूं मैं। सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में दो चीजें होती है, CO2 होता है प्लस क्या होता है, वाटर होता है, बनता है क्या बेटा, स्टार्च। आप में से बहुत सारे बच्चों को स्टार्च का फॉर्मूला नहीं पता होता, चाहे मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको नहीं पता होगा मेरे बताने से पहले, क्या बन जाएगा बेटा, C6H10O5, ये स्टार्च का फॉर्मूला होता है, ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। इसमें जब पानी डालते हैं तो 2 मोल ग्लूकोज के, अनेक मोल ग्लूकोज के बनते हैं, इसीलिए जब हम खाना खाते हैं तो जुबान पे हमारे कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम। हमारे मुंह में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन, कौन सा बेटा होता है, टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, हमारे स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, हमारे माउथ में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है, सलाइवरी एमाइलेज में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन होता है। टाइलिन स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है, बॉडी के अंदर जाएगा, फिर शुगर डाइजेशन केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। सो शुगर, भाई हमने क्या किया, स्टार्च पॉलीसेकेराइड था, कैसा था, पॉलीसेकेराइड था, प्लांट का फूड था, तो बालक हमारे जुबान में जैसे गया टाइलिन एंजाइम उसको तोड़ फाड़ डाला, और तोड़ फाड़ डालने में माल्टोज बना दिया। अब माल्टोज जब हमारी बॉडी में एंटर किया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्ट पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी मुलाकात हुई नहीं, लैक्टेज से, किससे, लैक्टेज, लैक्टेज एक एंजाइम होता है, लैक्टेज, और डाइजेस्ट किसको करेगा बेटा, लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा, किसको डाइजेस्ट करेगा, लैक्टेज। उसमें बॉडी में बेटा हमारा एक एंजाइम होता है सुक्रेज, डाइजेस्ट किसको करेगा बेटा, ये सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, करेगा नहीं करेगा। सो सुक्रोज को कौन, सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, लैक्टेज लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। माल्टोज को डाइजेस्ट करने कौन आएगा, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को डाइजेस्ट कर देता है, इतनी बात दिमाग में बिठा लो। उसके अलावा बॉडी में फैट को डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम और होता है जिसका नाम बताओगे, लाइपेज, क्या होता है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट कर देता है, आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। जितनी फास्ट रिवीजन कर रहा हूं, फास्ट रिवीजन कोई नहीं कराएगा तुमको, जितनी बता रहा हूं मैं। ये बात भी क्लियर होगी तुम्हारी, ये भी बात क्लियर नहीं, क्लियर हो गया तुम्हारा। उसके बाद बेटा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन, कौन कौन से होते हैं बेटा, पेप्सिन और रेनिन। हाँ मैं ये बताने जा रहा था, पेप्सिन और रेनिन क्या होते हैं, स्मॉल स्टमक में होते हैं, दोनों प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम स्टमक, रिमेंबर दिस पॉइंट। फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे, CO2 और वाटर को मिलाकर स्टार्च बनता है, भाई साहब और भी कुछ बनता है, ऑक्सीजन बनती है। ये ऑक्सीजन आई कहां से, ये ऑक्सीजन बेटा वाटर से निकलती है, बात कई बार पूछी गई है। जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहां से निकलती है, वो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है बेटा वो निकलती कहां से, वाटर से निकलती है, कहां से निकलती है, वाटर से निकलती है, रिमेंबर दिस पॉइंट। जितनी ज्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस होता है उतनी ज्यादा मात्रा में रिस्पिरेशन होता है, इसलिए बैलेंस करता है, क्या करता रहता है, बैलेंस। यहाँ पे मान लो तुम्हारा C6H12O6 बना, यही बॉडी क्या करती है हमारी, इंटेक करती है, क्या बनाती है बेटा, वाटर और CO2, फिर पौधे लेते हैं, फिर रिस्पिरेशन होता है, ऐसे चलता रहता है, फोटोसिंथेसिस होता है, रिस्पिरेशन होता है, चलता रहता है, खटाखट चक्र। ये बात ध्यान रखें, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बता रहा था बेटा तुमको, हाँ और बेटा एक बताओ, ये पत्ती होती है, पत्ती, लीफ। अच्छा लेक्चर देखो कितने मिनट का हो गया, हाँ अच्छा 40 मिनट का लेक्चर होने वाला है। एक लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो अगर अच्छा आप लोगों का, अगर आपने सभी ने देखा
तो कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा, फिर सारा कवर करूंगा। ये लेक्चर जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन था कि आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हमसे जस्ट रिवीजन कराने के लिए मैंने तुम लोग को ये लेक्चर बताया था, ठीक है, कि कम समय में ज्यादा रिवीजन कैसे किया जा सकता है। फटाफट मैंने तुमको बताना चालू कर दिया। और ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर। लीवर हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड है। लीवर का फंक्शन क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में बदलना, ग्लाइकोजन को एज अ फूड स्टोर। हमारी बॉडी में जो फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और ग्लाइकोजन कहाँ रहता है? लीवर में, समझे नहीं? लीवर में। और लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ये भी ध्यान रखें। बाइल जूस सिक्रीशन कौन करेगा बेटा? लीवर करेगा। बॉइल जूस फॉर्मेशन कौन करेगा बेटा? लीवर करेगा। ये बात तुम्हें लीवर के साथ बताना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को क्या होता है, वो क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है लीवर को पकड़ती है? चलो बताइएगा। हाँ, दूसरी बात आ जाओ कि हमारे उसके नीचे एक ग्लैंड आती है, हमारी कौन सी ग्लैंड आती है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज द मिक्स्ड ग्लैंड। कैसी ग्लैंड? मिक्स्ड ग्लैंड। पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहने का कारण क्या हो सकता है? पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहने का कारण ये होता है क्योंकि वो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों सीक्रेट करती है। लैंगरहैंस की सेल में अल्फा बीटा गामा सेल्स होती हैं, अल्फा बीटा गामा। तो लैंगरहैंस की सेल में जो अल्फा सेल्स होते हैं उनसे क्या निकलता है बेटा? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन जो क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन करता क्या है? जो हम बॉडी, जैसे कुछ लोग होते हैं, हमें शुगर हो गया, शुगर को ग्लाइकोजन में बदलना, शुगर को ग्लाइकोजन में बदलना स्टोरेज एनर्जी के रूप में, बेटा वो काम कौन करेगा? इंसुलिन करेगा। उसके बाद कभी कभी बीमार पड़ते हम, खाना नहीं खाते, तो हमारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए, ये मैंने गलत लिख दिया, अल्फा सेल से मैं लिखता, अल्फा से निकलता है ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन, और बीटा से निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। हाँ, फंक्शन सही बता रहा था, बस नाम याद रखना। अल्फा से ग्लूकेगॉन निकलता है। और ग्लूकोगैन क्या करता है बेटा? ग्लूकोगॉन ये करता क्या है? ग्लाइकोजन को, किसको बेटा? ग्लाइकोजन को किसमें बदल देता है? ग्लूकोज बदलता है। किसमें बदल देता है? ग्लूकोज बदलता है। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कौन बनता है बेटा? ये इंसुलिन बदल देता है। तो ये दोनों क्या होते थे? काम से नहीं निकलता, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन ये दोनों बेटा हार्मोन हमारी बॉडी में निकलते हैं। इसके अलावा दो एंजाइम निकलते हैं, एक का नाम होता है ट्रिप्सिन। क्या नाम होता है बेटा? ट्रिप्सिन। एक का नाम होता है बेटा काइमोट्रिप्सिन। क्या नाम होता है? कीमोट्रिप्सिन, ठीक है। ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देते हैं, पेप्टोन्स में तोड़ डालते हैं। उसके बाद एमिनो एसिड टूट जाता है, फिर बॉडी में मिल जाता है। तो भाई इस कदर हमारी बॉडी में सर्कुलेशन चलता रहता है, इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए आपको कि आपकी बॉडी में। और उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है बेटा? 3 होती है। तीनों का नाम आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, मैं दूंगा, अगर आपने वीडियो देखा तो टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद में टीथ कितने होते हैं बेटा? 4 टाइप होते हैं, कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर। कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर। एक बात बताना कि गाय में, भैंस में, बकरी में कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं? गाय में, बकरी में, जितने भी होते हैं, हम में होते हैं वो टीथ, लेकिन वो टीथ उन जानवरों में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। आप मुझे बताइएगा कौन से टीथ वो है जो कि जानवरों में एब्सेंट है। अब टाइगर की बात ना करना, टाइगर में वो दांत है, बकरी में नहीं है, बफेलो में नहीं है, काऊ में नहीं है। चलो ठीक है, ये सारी बात तुम्हें बतानी है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस का बहुत छोटी छोटी टॉपिक में बता रहा हूं, अभी तो बहुत सारा है। अब प्लांट के लीफ में क्या होता है बेटा? प्लांट के लीफ में होता है स्टोमेटा, जिनसे क्या होती है? ऑक्सीजन का गैसेस एक्सचेंज होता है। क्या होता है बेटा? गैसेस एक्सचेंज होता है। प्लांट की लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है? अगर CO2 इंटर करेगी तो बेटा ऑक्सीजन क्या होगी? बाहर जाएगी। मतलब गैसेस एक्सचेंज के लिए प्लांट लीफ में क्या होता है? स्टोमेटा होते हैं, है ना। एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लीफ थ्रू स्टोमेटा। तो इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन, धनिया को लाके पन्नी में पैक करके रख दोगे तो आप धनिया में देखेंगे वेपर बन जाते हैं, पन्नी में पेपर बन जाते हैं। वेपर कहां से आते हैं? तो इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन का लॉस ऑफ वाटर है प्लांट से, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगी, जैसे जैसे हवा बढ़ेगी तभी ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी आएगी ट्रांसपिरेशन रेट घट जाएगा। ये है फैक्टर इफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन रेट। आप अगर होशियार बच्चे तो आपको बहुत मजा आ जाएगा लेक्चर में। अगर आप थोड़ा सा डाउन स्टूडेंट है तो आपको लगेगा पता नहीं क्या बोल रहा है, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। ये जस्ट फॉर अ रिवीजन, आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ चीजों को, कितने कम समय में अच्छे से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपसे इस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अच्छा ये बताइए, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन तो पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना, ये होता है डिफ्यूजन, ठीक है। इसके रिलेटेड होता है ऑस्मोसिस बेटा। ऑस्मोसिस क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मूवमेंट कह सकते हो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ओके, चना पानी में डालने में फूल जाता है, थ्रू ऑस्मोसिस। किशमिश पानी में डालने में फूल जाती है, थ्रू ऑस्मोसिस।
समझे कि नहीं समझे? ये सब क्वेश्चन आते हैं, किसमिस को वाटर में ऐड कर दोगे भैया किसमें अंगूर बन जाती है, हम तो अंगूर फैक्ट्री खोल देंगे। ये सब किसके वजह से हो रहा है? ऑस्मोसिस। बेटा 2 मिनट रुक जाओ बेटा, एक चीज और देख लेता हूँ। हाँ तो बेटा इस तरह सारे प्रोसेस थे। तो आपको लेक्चर कैसा लगा इस बताने में जरूर बताइएगा। आपको मैंने सारी बातें कवर करने की कोशिश की, 3 चैप्टर मैंने मालूम कवर किए तुम्हारे, थोड़ा थोड़ा सा कवर किया है, लेकिन ये कल जस्ट इंट्रोडक्शन था। बड़ा लेक्चर 1.5 घंटे का बढ़ा दूंगा तो पूरी साइंस कवर हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हारा फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाएगा। इससे अच्छा रिवीजन शायद आपको ना मिले, क्योंकि सबका बड़ा बड़ा वीडियो होता है, आपको समझ में आना है, लेकिन मैंने अपने खुले ऑफर के साथ मतलब खुले तरीके से पढ़ाया एकदम, कि आपको एकदम तरीके से आ जाए, पूरी एनर्जी लगा दी आपको पढ़ाने में। हाउ वाज द लेक्चर जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है बालक, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।